Hello students, good morning all of you. You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Today we are going to do the question answer of the chapter, the interview. Question number 1. What are some of the positive views on interviews? यानी कि इंटरव्यू पर कुछ जो पॉजिटिव व्यूज है यानी कि सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बताना है कि वो पॉजिटिव व्यूज क्या है इंटरव्यू के। तो देखिए, इन द पास्ट 130 इयर्स यानी कि पिछले 130 वर्षों से इंटरव्यू हैज बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। यानी कि इंटरव्यू जो है वो पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन गया है। इट इज वेरी यूजफुल टू गेट एन जॉब इन नाउअडेज। यानी कि इन दिनों जॉब प्राप्त करना बहुत ही उपयोगी है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। यानी कि इंटरव्यू जो है किसी भी जॉब प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोई भी जॉब हम प्राप्त करने हैं तो उस जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देना होता है। तो कोई भी जो जॉब होता है उसके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता होती है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। और इंटरव्यू को एक आर्ट माना गया यानी कला मानी गई है। एक्स एज ए एविडेंस ऑफ ट्रुथ और सच्चाई के प्रमाण के रूप में भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? यानी कि अधिकांश जो सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटी का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध लोग, महान लोग, ग्रेट पीपल, जो कि इंटरव्यू देना उसको डिस्पाइज क्यों मानते हैं, यानी कि उसको हेट, घृणित क्यों मानते हैं? तो देखिए, सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स, यानी कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि एज ए विक्टिम्स माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज अनवांटेड इंट्रूशन इन देयर लाइव्स। और वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो उन्हें डिस्पाइज करता है, मतलब उन्हें नफरत होती है और ये एक अनवारंटेड इंट्रूशन होता है। अनवारंटेड का मतलब होता है अननेसेसरी इंट्रूशन, यानी कि घुसपैठ इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में। और फील्स दैट, और वो ये महसूस करते हैं कि इट इज डिमिनाइजिंग देम, यानी कि ये उन्हें डिमिनाइज करता है। डिमिनाइज का मतलब होता है, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। इट इज जस्ट लाइक इन सम प्रिमिटिव कल्चर, यानी कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रिमिटिव कल्चर्स के अंदर, यानी कि प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में इट वाज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता था या विश्वास किया जाता था कि इफ एनीवन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी, कि यदि कोई जो है किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट लेता था, चित्र खींचता था, इज वन स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो ऐसा माना जाता था कि वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। सोल यानी आत्मा। ये एंशिएंट कल्चर के अंदर माना जाता था कि अरे उसने उसकी फोटो ले ली, यानी तो उसने जो प्लेस पड़ता था तो उस प्लेस के आइडिया के आधार पर वो मानते थे कि वो उसकी आत्मा को जो है वो चुरा रहा है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews, यानी कि कुछ लोग जो है वो इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं या उन्हें आघात पहुंचता है। एंड लॉसेज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपने शरीर का कुछ हिस्सा जो है या मस्तिष्क जो है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, या कोई पार्ट जो होता है दिमाग का वो उस इंटरव्यू के तनाव से वो पार्ट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? यानी कि कुछ आदिकालीन जो कल्चर है, संस्कृति, उसमें ये जो किसी की फोटो ली जाती है तो उसके बारे में क्या माना जाता है? तो इन अर्लियर टाइम्स सम प्रिमिटिव कल्चर्स, यानी कि प्रारंभिक काल में प्रिमिटिव कल्चर के अंदर, यानी कि एंशिएंट कल्चर में, इट वाज बिलीव्ड दैट इफ एनीवन टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी, यदि कोई किसी व्यक्ति की फोटोग्राफी करता है या फोटो ले रहा है, उसकी चित्र बना रहा है,
then one is stealing that person's soul, तो ऐसा माना जाता था कि यह उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है from his body, उसके शरीर से, and leave them slighted. Next question, what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? यानी कि thumbprints का मतलब होता है अंगूठे का निशान, यानी कि प्रिंट्स ऑफ थंब, जो कि विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप कहते हैं श्वास नली को, तो श्वास नली पर ये अंगूठे के निशान का जो है उसकी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए आप क्या समझते हैं? तो इसमें देखिए, द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय बीइंग अ सिंगल एंड दिस एक्सप्रेशन refers to the pressure and discomfort felt by celebrity while giving an interview. ये ऐसा माना जाता है कि उनको गले पर ये जैसे कि मानो कोई उनके प्रेशर दे रहा है और उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है सेलिब्रिटी के द्वारा जिस समय वो जो है इंटरव्यू दे रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, who in today's world is our chief source of information about personalities? यानी आज के दिनों में who is our chief source of information, यानी कि हमारी सूचना का मुख्य स्रोत क्या है about personalities, यानी व्यक्तित्वों के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में. तो nowadays the chief source of information on personalities is the interviewer, यानी कि who assault his power, जो कि अपने पावर के द्वारा जिनका वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाले, एंड इन्फ्लुएंस, और वो अपना प्रभाव, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, और फिर सूचना इकट्ठा करते हैं, एंड प्रोवाइड्स अस विद बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू देने आते होते हैं उनको जो अच्छी संभावना के आधार पर सूचनाएं या जो आवश्यक सूचनाएं हमें पॉसिबल होती है, संभावित सूचनाएं अच्छी, उनके बारे में हमें जानकारी दी जाती है या हमें वो सूचनाएं जो है वो प्रदान की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि अम्बर्टो इको जो है वो इंटरव्यू देना पसंद करते थे? गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन, अपनी राय के लिए इसका कारण दीजिए, रीजन बताइए. तो अकॉर्डिंग टू मी अम्बर्टो इको लाइक्स टू बीइंग इंटरव्यूड, यानी राइटर कहते हैं कि मेरे अनुसार अम्बर्टो इको जो है वो इंटरव्यू देना पसंद करते थे. ही ऑलवेज बी calm, वो हमेशा शांत रहते हैं, एंड कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यूअर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं इजीली, आसानी से, एंड कॉन्फिडेंटली, और आत्मविश्वास के साथ में. He patiently gives all the answer without being in hurry. जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं तो मिस्टर अम्बर्टो इको जो है वो हमेशा बहुत ही आसानी से और आत्मविश्वास के साथ में अपना इंटरव्यू देते हैं, और पेशेंसली यानी धैर्य पूर्वक गिव्स टू द आंसर, यानी उत्तर देते हैं, विदाउट बीइंग इन हरी, बिना किसी जल्दबाजी के. He told his achievements in a good manner, वो अपनी अचीवमेंट्स जो है, अपनी जो उपलब्धियां थी या जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में बताते हैं इन ए गुड मैनर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड एक्सप्लेन्ड हिज फिलोसॉफिकल व्यूज, और उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को भी एक्सप्लेन किया, समझाया, स्पष्ट किया, एंड इंटरेस्ट, और अपनी रुचियां क्लियरली स्पष्ट रूप से. ही हैड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उन्हें एक हास्य का एक अच्छी समझ थी, एंड वेल रेस्पॉन्सिव टू द इंटरव्यूअर, और जो भी इंटरव्यूअर होते थे, साक्षात्कार लेने वाले, उनके प्रति अच्छी तरीके से मतलब वो जवाबदार माना जाता था, उनको हर चीज का जो है वो अच्छा उत्तर दिया करते थे. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? यानी अब यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई अम्बर्टो इको जो है उनको कुछ भी लिखने के लिए इतना समय जो है वो कैसे मिल जाता है. तो देखिए, अम्बर्टो इको जनरली डिड नॉट हैड लॉट ऑफ टाइम, यानी कि सामान्यतः उनके पास इतना समय नहीं था, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से स्पष्ट किया था कि जनरली एवरीबॉडी हैज लॉट्स ऑफ टाइम,
कि आमतौर पे हर व्यक्ति के साथ में बहुत समय होता है विथ नो इम्पोर्टेंट जॉब्स, जो कि उनके पास में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। He says that, वो कहता है कि he spent his free time by writing only, कि मैं अक्सर अपना जो खाली समय होता है, जिस समय मेरे पास कोई काम नहीं होता है कुछ करने को, तो उस खाली समय के दौरान मैं अक्सर लिखता रहता हूं। He says that people get shocked that, यानी वो कहते हैं कि लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं या उन्हें आघात लगता है कि इको हैज रिटन सो मच ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कि मिस्टर इको ने विभिन्न विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। बट द रीजन इज दैट, लेकिन इसका कारण यह है कि ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स, कि वो वही लाइनें लिखते थे एट द सेम इंटरेस्ट, और उसी रुचि, पीस, शांतिपूर्वक एक्सेट्रा। His all works were linked with the same lines, उसके सारे कार्य जो उसी पंक्तियों से जुड़े हुए थे। This thing saves his time, और ये चीज जो इस प्रकार से की जाती थी उससे उसका कुछ समय बचाता था। And in this way he was able to write so many stories, और इस तरीके से वो इतनी सारी कहानियां लिखने के लिए योग्य हो गए थे इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उस थोड़े से काल या समय के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको's एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, यानी कि इको का जो राइटिंग स्टाइल था उसमें क्या डिस्टिंक्टिव था। तो देखिए, अल्बर्टो इको हैड वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नजरिया या दृष्टिकोण की दृष्टि से अल्बर्टो इको जो है वो उनके पास डिफरेंट पॉइंट थे, अलग बिंदु थे, भिन्न बिंदु थे। He uses in his stories by good manner which he uses, और उनका जो ये डिफरेंट पॉइंट था विचारों का, वो अपनी विभिन्न कहानियों में इसका उपयोग करते थे बाय ए गुड मैनर, यानी कि अच्छे तौर तरीके से या अच्छी तरीके से, जो चीज जहां सुटेबल होती थी उस चीज का वह उसी जगह प्रयोग करते थे। His story was quite interesting, उनकी कहानियां काफी रुचिकर थी, and very different from regular academic style, और उनका नियमित जो अकादमिक शैली था उससे काफी भिन्न, which is usually depersonalized, जो कि सामान्यतया उन्हें depersonalized यानी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त करना, विलुप्त करना, and often dry and boring, और जो कि अक्सर शुष्क और उबाऊ देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, डिड अम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ ए नॉवेलिस्ट फर्स्ट, कि क्या अम्बर्टो इको जो है सबसे पहले अपने आप को एक उपन्यासकार मानते थे और एन एकेडमिक स्कॉलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिड अम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ ए नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। तो देखिए, अम्बर्टो इको considered himself to be an academic scholar first, यानी कि अम्बर्टो इको जो है अपने आप को सबसे पहले एकेडमिक स्कॉलर मानते थे, एंड ए नॉवेलिस्ट लेटर, और बाद में सेकंड नंबर पे जो है वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट मानते थे, यानी कि फर्स्ट प्लेस था उनका एकेडमिक स्कॉलर और सेकंड नॉवेलिस्ट। He cleared this thing by stating that, और उन्होंने ये बात यह व्यक्त करते हुए स्पष्ट की थी कि he considers himself a university professor, और उन्होंने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं who used to write novels on Sunday, जो कि रविवारों पर उपन्यास लिखा करता था, and on weekend days he used to attend academic conference, और वह सप्ताह के अंत में अकादमी की जो कॉन्फ्रेंस होती थी, जो सम्मेलन होती थी, उस सम्मेलन को जो है वो अटेंड किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल। द नेक्स्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द रोज। तो देखिए, द नेम ऑफ द नॉवेल, यानी कि नेम ऑफ द रोज, यहां थोड़ा ये मिसप्रिंट है,
नेम ऑफ द रोज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नेम ऑफ द रोज नॉवेल। अब यहां इसके बाद में अपन नॉवेल कर देते हैं। पहले यहां आएगा द रोज नॉवेल वाज वेरी सक्सेसफुल नॉवेल, जो कि बहुत ही सफल नॉवेल थी, यानी कि वो बहुत ही फेमस हुई थी वर्ल्ड के अंदर। एज इट वाज ए वेरी डिफरेंट नॉवेल, जैसे कि यह अन्य नॉवेल से बहुत ही भिन्न थी एज कंपेयर टू द नॉर्मल नॉवेल्स, और इसकी जो है वो साधारण नॉवेल से इसकी तुलना की गई थी। इट वाज ए क्वाइट सीरियस, यह एक गंभीर एंड इंटरेस्टिंग नॉवेल, एक बहुत ही रुचिकर उपन्यास, टेलिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी, जो कि जासूसी की कहानी की जो है वो, जिसमें कि एक जासूसी की कहानी का उल्लेख किया गया था, यानी कि एक लंबी स्टोरी, डिटेक्टिव यान जिसको कहते हैं। डिटेक्टिव स्टोरी का मतलब होता है डिटेक्टिव, ये डिटेक्टिव वर्ड लिखा है, स्टोरी यानी कि यान यानी एक लॉन्ग स्टोरी, यान अ लॉन्ग स्टोरी, जिसका मतलब होता है डिटेक्टिव यान, लॉन्ग स्टोरी। बट इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ए थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, इसके अंदर थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री का उल्लेख किया गया था। अब थियोलॉजी, जो कि चैप्टर के दौरान मैंने आपको बताया था, यानी कि स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड बिलीफ्स, यानी कि धर्म और विश्वास का अध्ययन करना, यानी कि जिसको धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और मेडिवल हिस्ट्री यानी पीरियड ऑफ मिडिल एज, यानी मध्यकालीन युग। बट द एक्चुअल रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस स्टोरी, लेकिन ये कहानी जो है इतनी सफल हुई थी, इसका वास्तविक कारण अभी भी मिस्ट्री बन गया है, रहस्य बना हुआ है। अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं हुई थी कि वास्तविक रूप से यह कहानी इतनी सफल कैसे हुई थी। ये नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, क्वेश्चन नंबर 11, what did Umberto Eco learn at the age of 22 that he pursued in his novels, यानी कि 22 की उम्र में अम्ब्रेटो इको ने क्या सीखा था? that he pursued यानी tried to gain यानी कि प्राप्त करने की कोशिश की थी in his novels, अपने उस उपन्यासों के दौरान। तो देखिए, at the age of 22 अम्ब्रेटो इको understood that, जिसमें अम्बर्टो इको ये बात जान चुके थे या समझ गए थे कि स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन इन द वे ही हैड डन, यानी कि ये सीखने की पुस्तकें या विद्वता की जो बुक्स है उनको उसी तरीके से लिखनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने लिखा था। They should be written by telling the story of the research, और ये नॉवेल जो है या स्टोरियां इस तरीके से लिखनी चाहिए जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा जो रिसर्च किया गया है उसे अपने उस रिसर्च के बारे में उसके अंदर मेंशन करना चाहिए। He means to say that, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि they should have the narrative technique, उन्हें की कथात्मक टेक्निक जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। That's why he started writing novels so late, इसलिए उन्होंने नॉवल लेट लिखना शुरू किया था एट द एज ऑफ 50, लगभग 50 की उम्र में जब हुए थे तब उन्होंने ये नॉवल लिखना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस चैप्टर की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि 11 नंबर था वो भी एक्स्ट्रा था, और ये नंबर 12 जो है, हाउ डिड इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, यानी कि इको ने उपन्यास लिखना कैसे शुरू किया था। तो देखिए, इको स्टेट्स दैट, इको बताते हैं कि he started writing novels by accident, यानी कि बाय चांस, एक्सीडेंट यानी बाय चांस यानी कि संयोगवश। One day he had nothing to do, वो कहते हैं कि एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बिल्कुल खाली बैठा था। And spending the lazy time, so started writing, और उसी समय उन्होंने मन में दिमाग आया कि क्यों ना मैं फालतू में इस टाइम को खराब करने के बजाय लिखना शुरू कर दूं। He felt that, उन्होंने महसूस किया कि novels probably satisfied his taste for narration and कि ये उपन्यास जो है संभवतः satisfied his taste, उसकी रुचियों को संतुष्ट करती थी, for narration यानी कि कथा साहित्य के लिए, and he produced 5 novels, और उन्होंने
5 उपन्यास लिख दिए, इंक्लूडिंग दी फेमस उनका नॉवल जो था द नेम ऑफ द रोज, वो भी उन 5 उपन्यासों में शामिल था। द नेम ऑफ द रोज, जिसमें ये एक डिटेक्टिव यान था, जासूसी का किस्सा था पूरा। क्वेश्चन नंबर 13, Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? Discuss briefly. हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा इसमें डिस्कस ब्रीफली, संक्षेप इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, Umberto Eco considered himself an academic scholar, a university professor who wrote novels on Sunday. यानी कि इसमें Umberto Eco जो है ये मानते थे कि मैं एक स्कॉलर हूं, एकेडमिक स्कॉलर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं और रविवारों पर उपन्यास लिखता था। If somebody said that, यदि कोई ये कहता कि he was a novelist, कि वो एक उपन्यासकार था, that bothered him, इससे वो चिंतित हो जाता था। कोई कहता कि भाई आप तो एक नॉवेलिस्ट हैं, तो उन्हें चिंता हो जाती थी। क्यों? वो इस चीज को कभी स्वीकार नहीं मानते थे, क्योंकि वो एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे और कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं और रविवार पर उपन्यास लिखता हूं। He participated in academic conferences, उन्होंने एकेडमिक यानी कि अकादमिक के जो अधिवेशन हुए थे उनमें वो कॉन्फ्रेंस या जो सेशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एंड नॉट द मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, वो कभी पेन क्लब्स या राइटर्स की जो मीटिंग होती थी उसमें शामिल नहीं होते थे। नेक्स्ट, himself with academic community, यानी कि अकादमिक जो कम्युनिटी था, यानी कि शिक्षित लोगों का जो समूह था, उसमें उन्होंने अपनी स्वयं पहचान बनाई थी, अपनी एकेडमिक या अपने स्कॉलरली जो वर्क्स था उस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, what makes Eco's The Name of the Rose a very serious novel? The Name of the Rose is a very serious novel, यानी कि Name of the Rose जो है वो एक सीरियस नॉवेल था। It is a detective story जिसमें जासूसी कहानी थी at one level, एक स्तर पर, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. लेकिन delves go into down deeply to get knowledge, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी गहराई में जाना। delves मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है टू स्टडी, ये एक विषय होता है टू स्टडी अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ नेचर, टच एंड नॉलेज, उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। और वास्तविक अर्थ होता है इसका तत्व मीमांसा। एंड थियोलॉजी यानी कि a book which is used to study on religion and beliefs, यानी कि धर्मशास्त्र, and medieval history यानी मध्यकालीन इतिहास। Due to this reason, यानी कि इन्हीं कारणों की वजह से it was greatly received by the public, यानी कि लोगों ने अत्यधिक रूप से इसको रुचि लेके पढ़ा था। बस यही कारण था इसका अत्यधिक सफल होने का। क्वेश्चन 15, हाउ डिड रुडयार्ड किपलिंग लुक एट द इंटरव्यूज, यानी कि वो इंटरव्यूज की ओर, मतलब उनका दृष्टिकोण क्या था। रुडयार्ड किपलिंग कंडेम्ड इंटरव्यूज, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग जो है, जो कि इंग्लिश के फेमस राइटर हुए हैं, वो क्या करते थे, इन इंटरव्यू को कंडेम करते थे, यानी कि वो उससे घृणित मानते थे, उसकी निंदा करते थे। His wife writes in her diary that, उनकी पत्नी अपनी डायरी में लिखती है, रुडयार्ड किपलिंग told the reporters that, कि एक बार क्या हुआ, रुडयार्ड किपलिंग ने एक मतलब जो रिपोर्टर आए थे बोस्टन से, जिन्होंने उनका वो पूरा डे रुइन कर दिया था, चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में बात की थी, तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि मेरे हस्बैंड रुडयार्ड किपलिंग ने उन रिपोर्टर से कहा था कि he called being interviewed as immoral, कि वो इंटरव्यू को जो है वो immoral कहते हैं, अनैतिक, and a crime, और एक अपराध मानते हैं, like an offense, जैसे कि मानो यह एक इंसल्ट की तरह है, against any person, किसी व्यक्ति का,
इट मेरिटेड पनिशमेंट, और यह उनके लिए एक उपयुक्त दंड है। इट वॉज कॉवर्डली, यह एक कायरता थी। एंड वाइल, और यह अप्रिय था किसी का इंटरव्यू लेना। क्वेश्चन नंबर 16, how were Rudyard Kipling and H.G. Wells critical of interviews, yet they interview others or bring themselves into interviewed? यानी कि रुडियार्ड किपलिंग और एच.जी. वेल, जो कि जिस समय उनका इंटरव्यू लेने का टर्न होता था उस समय तो वह इंटरव्यू से नफरत करते थे, इसे ये क्राइम मानते थे, इसे एक अपराध मानते थे, एक प्रहार मानते थे, अपमान मानते थे। लेकिन बाद में ये खुद लोगों का इंटरव्यू करने के लिए शामिल हो गए थे। देखिए, रुडियार्ड किपलिंग क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज, यानी कि वो इंटरव्यू या साक्षात्कार लेने की आलोचना करते थे। यट इंटरव्यूड, फिर भी उन्होंने मार्क ट्वेन, जो नाम के फेमस राइटर हुए, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया था। एच.जी. वेल्स रेफर्ड टू एन इंटरव्यू इन 1894, और 1894 जैसे कि एच.जी. वेल ने इसके संदर्भ में बताया एज एन ऑर्डील, कि इंटरव्यू जो है वो एक ऑर्डील है, यानी हार्ड टेस्ट है, कठिन परीक्षा है। Yet he was a fairly frequent interviewee, फिर भी उन्होंने अच्छी तरीके से बाद में इंटरव्यू लेते हुए दिखे। He also interviewed Joseph Stalin 40 years later, यानी 40 वर्ष बाद वो स्वयं जोसेफ स्टेलिन नामक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए प्रतीत हुए। तो कुल मिलाकर के जिस समय इनका इंटरव्यू का टर्न था उस समय ये इंटरव्यू से नफरत करते थे, लेकिन जब इनका खुद की बारी आई दूसरों का इंटरव्यू लेने का, उस समय ये बड़े आराम से दूसरों का इंटरव्यू लेते हुए प्रतीत हुए। उस समय इन्हें किसी तरह का क्राइम या इमोरल जो है वो प्रतीत नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर इंटरव्यूज डिस्पाइट देयर ड्रॉबैक्स यूजफुल, यानी कि किस तरीके से इंटरव्यूज जो है डिस्पाइट यानी इन स्पाइट ऑफ देयर ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक का मतलब होता है दोष या अवगुण, यूजफुल यानी कि इतने सारे अवगुण होने के बाद में भी इंटरव्यू जो है वो इतने उपयोगी क्यों माने जाते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। डिस्पाइट देयर ड्रॉबैक्स यानी कि साक्षात्कार अपने अवगुणों या दोषों के बावजूद भी इंटरव्यूज आर ए सुप्रीमेबल सर्विसेबल मीडियम, कि यह सर्वश्रेष्ठ उपयोगी माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन यानी संवाद करने का। वी गेट आवर मोस्ट वाइविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, यानी कि हम ये जीवन इंप्रेशन प्रभाव जो डालना होता है या प्राप्त करना होता है हमारी जो कंटेम्परेरीज होती है यानी समकालीन यानी कि सेम एज, उससे कंटेम्परेरीज बोला जाता है। थ्रू इंटरव्यूज यानी कि ये जो है इंटरव्यू के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या प्रभाव डाला जा सकता है। डेनिस ब्रेन राइट्स दैट, वो लिखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट यानी कि हर समय का हर चीज का जो पल का जो मतलब जो सूचना होती है, रिसर्च जो हमारे पास पहुंचती है थ्रू इंटरव्यूज यानी कि साक्षात्कार के द्वारा ही हमें पूरी दुनिया की जानकारी होती है। किसी वस्तु के बारे में जानना होता है, किसी जगह के बारे में जानना होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इंटरव्यू के माध्यम से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18, what according to Umberto Eco is the one thing he does through his various piece of writing, यानी कि according to Umberto Eco यानी कि Umberto Eco के अनुसार is the one thing यानी वो कौन सी चीज है he does through his various piece of writing, यानी कि वो अपने लिखने के विभिन्न जो पीस होते हैं भाग होते हैं उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इको देखिए he is always pursuing his ethical, यानी कि वो हमेशा प्राप्त करते रहते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। his ethical यानी उनकी नैतिक फिलोसॉफिकल दार्शनिक इंटरेस्ट रुचियां which are non violence जो कि अहिंसा पर आधारित होती है एंड पीस और शांति के लिए। थ्रू हिज एकेडमिक वर्क्स वो अपने अकादमिक के कार्यों के द्वारा हिज नॉवेल्स जैसे कि उनकी उपन्यास एंड इवन हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन और बच्चों के लिए जो उन्होंने बुक्स लिखी है बाल पोथी, he uses his spare moments
कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि उनके पास में जो स्पेयर टाइम होता है, खाली समय या अतिरिक्त समय जो होता है, वो इन उपन्यास लिखने में या बुक्स फॉर जो चिल्ड्रन होती है बच्चों के लिए, उस पर लिखने का कार्य करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Umberto Eco tells Mukund that he has a secret. Umberto Eco मुकुंद से कहते हैं, द राइटर ऑफ द हिंदू मुकुंद पद्मनाभन, कि ही है जो सीक्रेट, कि उसके पास रहस्य है, यानी कि गुप्त बात है। व्हाट इज दैट, वो क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अमर्टो इको ने जो कहा था कि उसके अपने सीक्रेट्स हैं, अब वो सीक्रेट्स है क्या? तो देखिए, अमर्टो इको टेल्स मुकुंद दैट, यानी कि अमर्टो इको मुकुंद से कहते हैं कि ही हैज ए सीक्रेट टू रिवील, यानी कि उसके पास एक रहस्य है, सीक्रेट है, जिसको वो रिवील करना चाहते हैं। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, यानी कि भेद खोलना। He tells him that, वो उसे ये बताते हैं कि there are empty spaces in the universe, कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें खाली जगह है, रिक्त स्थान है। In all the atoms, यानी कि सभी एटम्स में, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स जो थे, अणु छोटे, if they are removed, और यदि इन्हें हटा दिया जाता है, the universe will shrink to the size of a fist, यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है हमारे यूनिवर्स में, यदि हम इनको नष्ट कर देते हैं, यदि हम इनको हटा देते हैं, तो हमारा ब्रह्मांड कितना बन जाएगा? It will shrink, यानी सिकुड़ जाएगा, to the size of a fist, और हमारी मुट्ठी के आकार का जितना बन जाएगा। He calls these empty spaces interstices, इन्हें वह अंतराल के नाम से या खाली जगह के नाम से पुकारते हैं। And he writes in these interstices, और ये जो खाली स्थान होता है, इसी खाली स्थान में वो लिखने का कार्य करता है। यानी कि जो खाली समय होता है, जो फुर्सत का समय होता है, इन फुर्सत के क्षणों में वो लिखने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, how according to one of Eco's professor in Italy do scholars do in their research, how is Eco's approach different? तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ Eco's professors in Italy, Eco के जो प्रोफेसर थे इटली में, इस प्रोफेसर के अनुसार स्कॉलर्स में लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, यानी कि स्कॉलर जो होते हैं बहुत सारी हिपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि परिकल्पनाएं। दे करेक्ट देम, फिर वो मतलब फॉल्स हिपोथेसिस, यानी झूठी परिकल्पनाएं करते हैं, और उसके बाद में दे करेक्ट देम, फिर वो उन्हें सही करते हैं। एंड एट द एंड, और उसके अंत में दे पुट द कंक्लूजन, और इसके ऊपर फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं। बट इको टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, लेकिन इको ने, उन्होंने अपना जो शोध प्रबंध किया था, डॉक्टरल रिसर्च, यानी डॉक्टरी शोध, ये विषय पर शोध किया था, उसकी कहानी उन्होंने बताई थी। एंड इंक्लूडेड, और उन्होंने उस स्टोरी में शामिल किया था हिज ट्रायल्स एंड एरर्स, अपनी ट्रायल्स यानी अटेम्प्ट्स, एंड एरर्स यानी मिस्टेक्स। His professor allowed the publication of Eco's decision as a book, और उनके प्रोफेसर ने इको को, उनके द्वारा जो रिसर्च किया गया था, तो इको ने डिमांड करी अपने प्रोफेसर से कि सर मैंने जो जिस विषय का शोध किया है, जो स्टोरी का शोध किया, रिसर्च किया है, उसके ऊपर मैं बुक लिखना चाहता हूं। तो इसके लिए उनके प्रोफेसर ने उनको ऐसा करने की अनुमति दे दी थी। और इसी के साथ में ये टोटल 20 क्वेश्चन है। द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा जो लिखा गया है, उसके 20 क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमने बात की है। अब इसको अच्छी तरह से रीड कर लें, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में ये चैप्टर यही एंड हो जाता है। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स।